हेलो गाइस, मैं पूनम शर्मा आज बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। और मैं आज आप लोगों के साथ आपके जो भी सिलेबस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। अगर आप लोग इनको प्रिपेयर कर लेते, जो भी मैं आप लोग को बता रही हूँ इसमें मैं लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अगर आप लोग मेरे जो मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आप लोग ऑब्वियस है कि आप लोग रेगुलर से भी के बच्चों से भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। पर आप लोग इन जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उनको पैटर्न से अटेंड करना है, क्योंकि रेगुलर के स्टूडेंट्स का बहुत अच्छे मार्क्स आने का रीज़न यही होता है जो एनसी वेब और एसओएल के बच्चे इतना पढ़ते हैं, इतना डीप प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद भी इतने अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते क्योंकि वो पैटर्न से आंसर अटेंड नहीं करते या उनके अंदर उनको इतना पता नहीं हो पाता कि कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो वही मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी अपनी वीडियो में कि कौन कौन से क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। थर्ड ईयर के लिए मैं बेसिकली बता रही हूँ इंटरनेशनल रिलेशन का पेपर आज, और किस तरीके से उसको अटेंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आप लोगों का जो लॉन्ग क्वेश्चन अभी डिस्कस कर लेते हैं। पहले लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो 20 नंबर में अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है और इस साल भी बहुत उम्मीद है। और उसके बाद मैं शॉर्ट जो क्वेश्चंस होते हैं जो 10 नंबर में आपके पास आते हैं मैं उनके बारे में डिस्कस करूंगी। अच्छा, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ कि अक्सर मेरे पास क्वेश्चन आता है कि मैम कितना आंसर अटेंड करना चाहिए, कितने पेज में लिखना चाहिए। तो गाइज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कितना पेज फिल करना चाहिए, भरना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। आप अपने आंसर को कितना अच्छे से जस्टिफाई कर पाते हैं टीचर्स के सामने पेज पे, वो इम्पोर्टेंट होता है। कि अगर फिर भी मिनिमम मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर जैसे 20 नंबर का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कम से कम आपका 4 पेज का आंसर होना चाहिए। और क्योंकि इतना 20 नंबर का है और उन आंसर को और ऊपर से थियोरेटिकल पेपर है, आप लोगों को एक्सप्लेन करना होता है पॉलिटिकल साइंस का पेपर। तो एक्सप्लेन करते हुए आंसर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए जो पैटर्न मैं आप लोगों को बताऊंगी अभी, पैटर्न के अकॉर्डिंग आंसर को एक्सप्लेन करते हुए आपका 4 पेज इनफ है, 4 पेज तक तो आना चाहिए। कि और मैक्सिमम के लिए तो बोला नहीं जा सकता। अगर जिस बच्चे की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और वो बहुत अच्छा लिखना चाह रहा है तो मिनिमम 4 होना चाहिए और मैक्सिमम 6 पेज का बहुत है, इनफ है। ये 4 to 6 पेज का आपका आंसर लॉन्ग क्वेश्चन का बहुत अच्छा माना जाता है। और इसको पैटर्न से मैं बार बार बता रही हूँ कि पैटर्न से फॉलो करना है। किस तरीके से कि पहले कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को लिखना है, उसका बेसिक चीजें लिखनी, रिलेवेंट उस टॉपिक से रिलेवेंट बेसिक जो बातें होती हैं उसको इंट्रोडक्शन में डालना है आप लोगों को। फिर जो क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में उसको रिलेट करते हुए आंसर बनाना है। पॉइंट्स आप लोगों को पॉइंट्स में आंसर बताना है, उसको अच्छे से डिस्क्राइब करना है पॉइंट्स को। उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट, अगर आपको लग रही है कि कोई इंपॉर्टेंट लाइन है, किसी थिंकर की बुक्स को एक्सप्लेन कर रहे हो आप लोग, किसी की थॉट को एक्सप्लेन कर रहे हो, क्योंकि अप्रोचेस बहुत है यहाँ पे। और हमेशा एग्जाम में अप्रोचेस बहुत इंपॉर्टेंट, अप्रोचेस पूछ ली जाती है। आपके स्टार्टिंग के सिलेबस में ही 4 अप्रोचेस है, उसके बाद भी अप्रोचेस है, नारीवादी अप्रोचेस है, टिकनर की। तो जब भी कोई ईयर मेंशन करते हो, टाइम मेंशन करते हो कोई, तो उनको अच्छे से अंडरलाइन करना है। अच्छे से अंडरलाइन करोगे तो टीचर्स, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है मार्क्स को गेट करने के लिए। तो इंट्रोडक्शन लिखना है, आंसर जो क्वेश्चन पूछा गया उससे रिलेवेंट आंसर आप लोगों को डिस्क्राइब करना है। उसके बाद आप लोग का अगर आंसर का क्वेश्चन का कोई क्रिटिसाइज बनता है, अगर कोई आलोचना बनती है तो उस आलोचना को लिखना है। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, राजनीति विज्ञान खासकर इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक ऐसा विषय है, ऐसा सब्जेक्ट कह सकते हैं जिसमें क्रिटिसाइज जो है, आलोचना बहुत बनती है क्वेश्चंस में। 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के आलोचना बहुत बनती है। या हम अपनी तरफ से अगर आंसर को अच्छे से समझ गए हैं तो उसके बारे में नेगेटिव पॉइंट्स निकाल सकते हैं कि ये क्यों हुआ, ये नहीं हो सकता था। तो इन सब चीज़ों को अगर आपने आंसर अच्छे से समझ लिया, टॉपिक को अच्छे से समझ लिया, तो अपनी भाषा में आंसर को अटेंड कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बुक की भाषाओं को एक्सप्लेन करें एग्जाम में भी बिल्कुल रट के जाएं, क्योंकि अब आप लोग बड़े हो गए हो, मैच्योर हो। तो टीचर भी यही कोशिश करता है कि बच्चों को कितनी नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में, वो ये जानना चाहता है। तो आप अच्छे से उस टॉपिक को समझिए, रटने की बजाय उस टॉपिक को समझिए। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग का जब एग्ज़ाम आने वाला है वो हो सकता है कि जून के मिड तक आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो, उससे पहले तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो पाएगा। तो जून के मिड तक
100% आप लोग का एग्जाम होगा ही होगा। तो अपनी बहुत अच्छी पकड़ बना के रखिए हर आंसर के लिए। बाकी कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए मैं हूँ, आप लोग मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं या मेरे को यूट्यूब पे मेरे साथ कमेंट, आपकी जो भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, तो मैं सारा सोल्यूशन करूंगी। अभी स्टार्ट करते हैं। आपका आंसर, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, किस तरीके से आपको उसका आंसर अटेंड करना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ अभी मैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आप लोग इतना ही कर लेते हैं अपने सिलेबस का तो इनफ है। इससे आगे आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप लोग मैं गारंटी से बोलती हूँ कि आप लोग 60 से अबव मार्क्स गेट करेंगे। और थर्ड ईयर आप लोग का फाइनल ईयर है, बहुत बिल्कुल बेसिक है ये आगे हायर एजुकेशन के लिए कि थर्ड ईयर में फाइनल ईयर के मार्क्स बहुत अच्छे करना बहुत ज़रूरी है। आपकी मार्कशीट बहुत अच्छी होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप लोग एंट्रेंस में बैठ सकते हो किसी भी टेस्ट में या फर्दर हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ सकते हो। तो इसके लिए अभी से जो आप लोगों के पास 1.5-2 महीने का टाइम बचा हुआ है, अपने आंसर्स को प्रिपेयर कर लीजिए, पक्का कर लीजिए, हर टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिए, समझ लीजिए, रटिए मत, क्योंकि रटा हुआ हमेशा आंसर को कम एक्सप्लेन करके आएंगे बच्चे, और समझा हुआ हमेशा आंसर को ज़्यादा एक्सप्लेन करके आएंगे। और टीचर्स हमेशा चाहते हैं कि ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाए। और एग्जाम के टाइम में मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड पेपर की एक और बात बता देती हूँ कि बच्चे हमेशा इतना सारा एक्सप्लेन करने लग जाते हैं कि एक दो आंसर के बाद उनका बाकी आंसर्स के लिए टाइम कम बचता है। तो आप लोग का जो 3 घंटे का टाइम है, 5 क्वेश्चन अटेंड करने, आप लोगों को अपना टाइम टेबल बना के रखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग टाइम देना है, टाइम कंट्रीब्यूट करके रखना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, 30 मिनट में कितना आंसर अटेंड कर सकते हैं, या लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कितना रखना है, शॉर्ट के लिए कितना रखना है। तो इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को बताती भी हूँ, वीडियो में भी बताती रहती हूँ कि आप लोग घर में अभी जो बहुत बेस्ट टाइम स्टूडेंट्स के लिए मिला है, पूरी वैसे तो बहुत क्रूशियस टाइम चल रहा है अभी पूरी दुनिया के लिए, पर स्टूडेंट के लिए अच्छा है ये कि वो लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए। तो वो नोट्स बनाएं, आप लोग नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए हर क्वेश्चन के लिए। जो भी आज मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, मैक्सिमम कम से कम भी 6-7 टॉपिक पे आप लोग क्वेश्चन बना के अपना नोट्स बना के रखिए, ताकि एग्जाम में आप लोग को सिर्फ रिवीजन करना पड़े और अच्छे से एग्जाम आप लोग का माइंड सेट रहेगा कि ये क्वेश्चन आया है तो इसको इस तरीके से हैंडल करना है, क्योंकि मैंने इसका नोट्स बनाया हुआ है पहले से, तो आपके पास एक आइडिया रहेगा। तो प्लीज अपने जितने भी मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करूंगी, मैक्सिमम 6 से 7 क्वेश्चन के ऊपर आप लोग कोशिश कीजिएगा कि नोट्स बना के रखें घर में। तो इससे आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी और बाद में जब रिवीजन करेंगे तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने रख रही हूँ, प्राश्रिता सिद्धांत क्या है। आंद्रे गुंडर फ्रैंक के प्राश्रिता पर विचारों की व्याख्या कीजिए, यानी व्हाट इज द डिपेंडेंसी थियरी, एक्सप्लेन द व्यू ऑफ आंद्रे गुंडर फ्रैंक ऑन डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी भी बोल सकते हैं, इंटरडिपेंडेंसी भी, इंडिपेंडेंसी नहीं, इंटरडिपेंडेंसी मतलब आपस में किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो ये मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ है, तो प्लीज अगर जिसने भी वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके पहले वीडियो देखे, तो इसको ये अपने आप ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि किस तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार पेपर में आने के लिए ये। वैसे तो जितने भी अप्रोच है आपके, रियलिज्म का मॉर्गेंथो का यथार्थवाद है, या कैंथ वॉलेज का न्यू रियलिज्म है, ये सब इम्पोर्टेंट है, पर इंटरडिपेंडेंसी इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको प्लीज प्रिपेयर करके रखिएगा कि आंद्रे फ्रैंक ने किस तरीके से, इसके साथ दूसरे थिंकर भी हैं आपके सिलेबस में, वॉलस्टीन जिनका वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, तो उसको भी देख लीजिएगा। पर आंद्रे का जो कोर और सेमीफेरी का जो पेरीफेरी का उन्होंने कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, यानी विकसित देशों को, डेवलप्ड कंट्री को वो कोर कहते हैं, और डेवलपिंग कंट्री या अल्प विकसित जो अपने आप के विकास में लगी हुई है, उसको वो विकासशील नहीं कहते, वो अल्प विकसित देश कहते हैं, यानी अपने विकास में लगी हुई है देश हैं, तो उन देशों को वो परिधि कहते हैं, पेरीफेरी कहते हैं। किस तरीके से पेरीफेरी अपने विकास के लिए कोर यानी डेवलप कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होती जा रही है, और अब आर्थिक रूप से तो डिपेंड हो ही रही इकोनॉमिकली, पर वर्तमान में ग्लोबलाइजेशन का जो टाइम चल रहा है प्रेजेंट में, उसमें अपनी कल्चर से, अपने पॉलिटिकल रिलेशन से, इकोनॉमिक से, हर तरीके से, टेक्नोलॉजी से, हर तरीके से उसके ऊपर निर्भर हो रही है। तो आंद्रे गुंडर फ्रैंक जो नव उदारवाद है, न्यू लिबरलिज्म की थ्योरी है वैश्वीकरण
चरण के ऊपर उसका की आलोचना करते हैं, उसके माध्यम से उसकी आलोचना करते हैं। वो सब कुछ आपने इसमें लिखना है, किस तरीके से प्राश्रता सिद्धांत का क्या अर्थ होता है, आंद्रे इसमें क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से विकसित देशों की आलोचना करते हैं, विकासशील देशों का किस तरीके से डेवलप कंट्री उनका शोषण कर रही है, और वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन को क्रिटिसाइज करना है। इसमें आंद्रे गुडर फ्रैंक जो मार्क्सिस्ट थिंकर कहलाते हैं, इन्होंने जो ग्लोबलाइजेशन की जो थियोरी आई है उसको क्रिटिसाइज किया है। उसके बाद कंक्लूजन लिखना है। तो इस तरीके से अपने आंसर को अटेंड कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, तो इसको प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को आप लोग क्लियर कर लीजिए। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण बताइए। दो तरीके से क्वेश्चन आता है कि शीत युद्ध की जितने भी चरण हैं, तो उसको मैं आने वाले समय में शीत युद्ध के चरण की या शीत युद्ध के ऊपर, कोल्ड वॉर के ऊपर जल्दी ही यूट्यूब पे आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। तो इसके दो क्वेश्चन आते हैं, या तो इसके कारण बताइए या फिर इनके चरण के ऊपर पूछ ले जाता है। तो चरणों को भी कारण में शामिल करके आप लोग आंसर अटेंड कर सकते हैं कि कौन कौन से रीजन रहे हैं शीत युद्ध उत्पन्न होने के। सबसे बड़ा रीजन मैंने अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर किया था वीडियो अपने चैनल के माध्यम से, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर जो मैंने वीडियो बना के डाली है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होते ही शीत युद्ध कोल्ड वॉर को देखा गया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत के अंदर जो रीजंस रहे हैं वो भी बहुत बड़ा रीजन रहा है शीत युद्ध को स्टार्ट होने का। और कोल्ड वॉर के स्टार्ट होने में दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो विचारधारा की पूरी दुनिया दो विचारधाराओं में बट गई थी। एक तरफ साम्यवादी विचारधारा थी, एक तरफ उदारवादी यानी लिबरलिज्म था, जो पूंजीवादी जिसको कह सकते हैं। यूएसए लिबरलिज्म को मान्यता दे रहा था, और जो यूएसएसआर था वो कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसको मान्यता देने में लगा हुआ था। और दूसरा, जैसे ही अणु बम का इस्तेमाल अमेरिका ने जापान के खिलाफ किया, उसके बाद पूरी दुनिया बहुत हक्का बक्का रह गई थी। और यूएसएसआर 1949 के बाद एकदम से परमाणु वाला कंट्री, एटम बम बनाया उसने, जिससे पूरी दुनिया पूरी तरीके से दो गुटों में बट गई थी। तो ये शीत युद्ध की उत्पत्ति होने का बहुत बड़ा रीजन थी। एक तो विचारधारा, दूसरी परमाणु शक्तियों का आविष्कार होने लगा था। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे रीजन रहे हैं, जो इनके फेसेस मैं आगे आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगी, वो भी इनके आप लोग रीजन में अटेंड कर सकते हैं, किस तरीके से शीत युद्ध और भी ज्यादा गंभीर बनने लगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थर्ड जो है, द्वितीय विश्व युद्ध के स्टार्ट होने के रीजन, या डिस्कस द मेजर दैट लेड टू द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट होने के क्या रीजन रहे हैं, क्या क्या कारण रहे हैं, इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को वीडियो बना के दे चुकी हूँ। तो आप लोग अगर वीडियो देखेंगे, या जिन्होंने देखा उनका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज पहले इस वीडियो को देखिए, ताकि आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, उनके रीजन पूछे जाते हैं, उसको अच्छे से आप लोग समझ सके और एग्जाम में अटेंड कर सके। अगर अच्छा मार्क्स चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर बहुत अच्छे से बहुत मेहनत करके वीडियो आप लोगों के लिए नोट्स बना के प्रोवाइड किए हैं, तो उससे आप लोग आइडिया ले सकते हैं एग्जाम में अटेंड करने के लिए। तो वहां से आप लोग इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। फोर्थ जो आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को तैयार करना है। भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों को स्पष्ट कीजिए, यानी एक्सप्लेन द डिटरमाइंड्स ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी, यानी जो विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्व हैं उनके ऊपर उसको अच्छे से डिस्क्राइब करना है कि आर्थिक कारण किस तरीके से विदेश नीति को निर्धारित करते हैं। और खासकर भारत के संदर्भ में जब ये क्वेश्चन आता है तो भारत की आर्थिक नीति किस तरीके की रही है, किस तरीके की है। पहले समाजवादी नीति थी, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की तरफ आने लगी, और अब भी जो भारत में अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है। उसके बाद राजनीतिक कारण किस तरीके से, राजनीतिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर है, डायमेंशन बोल सकते हैं। टेक्नोलॉजी किस तरीके से हमारी विदेश नीति को प्रभावित करती है, या एक प्रधानमंत्री का जो व्यक्तित्व है, प्राइम मिनिस्टर का जो पर्सनैलिटी है, वो किस तरीके से हमारी विदेश नीतियों को निर्धारित करती है। रिसेंट का एग्जांपल ले सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का इस समय दुनिया में इतनी बड़ी धाक बनी हुई है कि पूरी दुनिया उनका एग्जाम्पल दे रही है, उनको बहुत लीडर माना जा रहा है पूरी दुनिया में। तो एक पर्सनैलिटी, एक लीडर की पर्सनैलिटी बहुत डिपेंड करती है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से कामयाबी की तरफ बढ़ रही है या कामयाबी से पीछे की तरफ जा रही है। तो इसके ऊपर भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगी, ताकि आप लोगों को आइडिया मिल सके कि किस तरीके से भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व हैं ये। और
आप लोग के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए इस साल 2020 के लिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, गुट निरपेक्षता की अवधारणा एवं समकालीन प्रासंगिकता का विश्लेषण कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदेश नीति और गुट निरपेक्षता को एक साथ में पूछा जा सकता है, या फिर विदेश नीति और गुट निरपेक्षता में से एक क्वेश्चन तो जरूर आता ही आता है। एनालाइज द कॉन्सेप्ट एंड करंट रिलेवेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट, यानी पूछा जाता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्यों बनाया गया। पहले ये आंदोलन था, अब ये एक संगठन बन गया है। तो मैं ये भी आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी किस तरीके से ये आंदोलन का रूप लेके 1961 में बेलग्रेड में बनाया गया था। पहले ये जब इसका की स्थापना की गई थी, इसकी फाउंडेशन की गई थी नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट की, तो ये मूवमेंट था, आंदोलन का रूप लेके आई थी। यानी ना यूएसए के गुट में शामिल होना है, ना यूएसएसआर के गुट में शामिल होना है। ये शीत युद्ध के दौरान विकासशील देश जो कॉलोनी से एकदम नए नए निकल रहे थे, जो नए नए स्वतंत्र हो रहे थे, उन देशों का संगठन था। तो उस समय तो आंदोलन का रूप था कि हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, अपनी आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास के लिए हमें अलग से सबको दोनों गुटों के साथ मिलकर अपना विकास करना है। पर आज किस तरीके से ये संगठन बन चुका है, और अब जब दुनिया में यूएसएसआर का कोई गुट ही नहीं है, यूएसएसआर का कोई नामो निशान नहीं है। अब रशिया है जो कि खुद पूंजीवादी कंट्री बन चुकी है, देश बन चुकी है, उसके बाद भी नॉन अलाइनमेंट जो संगठन बन चुका है। आंदोलन नहीं है, ये संगठन है। मैं बार बार समझा रही हूँ आप लोगों को, इस पॉइंट को प्लीज नोट कीजिएगा कि शुरू में जब 1961 में नॉन अलाइनमेंट या नेम की स्थापना की गई, गुट निरपेक्ष की स्थापना की गई, तो उसको आंदोलन बोला गया। एक आंदोलन थी, एक लहर थी कि किसी गुट में शामिल नहीं होना, निर्गुट रहना है हमें। और उसके बाद अब वर्तमान में जैसे ही यूएसएसआर का विघटन हुआ, यूएसएसआर टूट गया 1990 के बाद, 91 के बाद, तो ये एक संगठन बन गया है। ये किस तरीके से, और आज ये क्यों बना हुआ है, यूएसएसआर के टूटने के बाद भी नॉन अलाइनमेंट जो संगठन, ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, इसकी क्या जरूरत है, क्या रिलेवेंस है, उसके बारे में आप लोगों को अटेंड करना है कि ये क्यों है। अब अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारी समस्या आ गई हैं, आतंकवाद की समस्या है, नारियों के उत्थान की समस्या है, मानव अधिकार के लिए पूरी दुनिया के देशों में समस्या उठाई जा रही है। और फिलहाल में जो समस्या चल रही है कोरोना वायरस, आप लोग एग्जाम में इसको भी लिख सकते हैं कि पूरी दुनिया एकजुट हुए हैं, और ये बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन मिला हुआ है, जहां पूरी दुनिया एक साथ एक जगह एकजुट होके जो जितनी भी वैश्विक समस्या हैं, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर डिस्कशन करती है, उनके निवारण के लिए बहुत सारे सोल्यूशन बनाती हैं। तो इस तरीके से आपको इसको अटेंड करना है। मैं इसके ऊपर भी जल्दी से वीडियो लेके आऊंगी। जो 7th इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों को बताइए। यानी इनके जितने भी डायमेंशंस है उनको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है। इनके कितने डायमेंशंस है, पॉलिटिकली वैश्वीकरण क्या है, या ग्लोबलाइजेशन क्या है, इकोनॉमिकली ग्लोबलाइजेशन क्या है, टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन क्या है, या कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट जो डायमेंशन है, पॉइंट है। कल्चरली किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स बताने की। सकारात्मक रूप से वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का पूरी दुनिया पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। आज सबकी उन्नति हो रही है, विकास देखा जा रहा है, दुनिया एक दूसरे के करीब आ गई है, दुनिया सिमट के छोटी हो गई है। पर इसके नकारात्मक बहुत सारे पॉइंट है जो अभी हमें मैं फिर से बार बार कोरोना वायरस का जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों का बहुत रिलेवेंट है। आप लोग मैक्सिमम आंसर में इस चीज को डाल सकते हो कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है, जो पूरी दुनिया, अगर कुछ अच्छा होता है तो सभी देशों के साथ होता है दुनिया के, कुछ बुरा होता है तो सभी दुनिया के देशों को इसका हर्जाना भोगना पड़ता है। तो इससे रिलेवेंट 4 पॉइंट है, इसके 4 डायमेंशंस हैं। अभी बेसिकली मैंने बताया, पॉलिटिकली है, इकोनॉमिकली है, कल्चर है, और हमारा टेक्नोलॉजी किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से सकारात्मक पॉइंट है, और किस तरीके से इनकी आलोचना करनी है। तो नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, संयुक्त राष्ट्र संघ की राजनीतिक ताकतों व कमियों की चर्चा कीजिए। यानी जो यूएनओ है उसका जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है और जो वीकनेस है उसके बारे में बताना है। इसमें आप लोग को यूएनओ के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है कि यूएनओ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, कब ये बना, कौन कौन सी ट्रीटीज के अंदर बनाया गया, और उसके बाद इसका मोटिव क्या था बनाने का,
कौन कौन से नेता लीडर उस समय पे यहाँ पे शामिल थे, वो सब आप लोग को इसके इंट्रोडक्शन में डालना है। उसके बाद मेन जो आंसर आप लोग को अटेंड करना है कि किस तरीके से यूएनओ को पावरफुल बनाया गया, जो इससे पहले लीग ऑफ नेशन 1990 में बना था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में 1919 में लीग ऑफ नेशन का गठन किया गया था। वो उसको कोई पावर ही नहीं दी गई थी, वो बिल्कुल कठपुतली था डेवलप कंट्रीज के हाथों का। तो इसीलिए रीजन था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो पाया, और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत महसूस की गई जो बहुत पॉलिटिकली बहुत पावरफुल हो, जिसको बहुत पावर दी जाए ताकि वो आने वाले टाइम में जितने भी युद्ध है उसको रोक सके, शांति बना के रख सके। तो उसके लिए उसको बहुत ताकतवर बनाया गया। उसके इतनी पावर्स देने के बाद भी किस तरीके से वो कमजोर है, क्योंकि पावर्स किसने दी है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट को भी तो कोई चलाता होगा ना, तो डेवलप कंट्री ही इसको चलाती है, खासकर अमेरिका जैसे देश इसको चलाते हैं। तो उनके हाथों मतलब ये वो देश कई बार अपनी शक्तियों का नेगेटिव फायदा उठाते हैं। तो क्योंकि अफगानिस्तान का या इराक में जो हमला एकदम से अपनी सेना लेके अमेरिका घुसा है, अफगानिस्तान में घुसा है, और वो उल्लंघन करते हैं इनकी बातों का। तो किस तरीके से ये पावरफुल होते हुए भी वीक हो जाता है डेवलप कंट्रीज के सामने, ये अपनी जो इनकी पॉलिसीज है वो उनके सामने नहीं चला पाता है। तो इसके बारे में इसमें जिक्र करना है। मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी आप लोगों का मई के मिड तक आपका जितना भी सिलेबस है, मैं जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं मैंने आप लोगों को, उसके ऊपर बेसिकली मैं वीडियो लेके आऊँ और आप लोगों का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर करा दूं। तो मैं इसके ऊपर भी जल्दी वीडियो लेके आऊंगी और इसी तरीके से वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगी कि किस तरीके से आप लोग एग्जाम में इसको बेटर अटेंड कर सके, किस तरीके से यूएनओ पॉलिटिकल स्ट्रेंथ होते हुए भी वीक है। तो इसी पैटर्न के साथ मैं आप लोग के लिए इसका आंसर आप लोग के लिए नोट्स के साथ वीडियो जल्दी ही लेके आऊंगी। उसके बाद आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नारीवादी सिद्धांत। अभी मैंने बताया फेमिनिज्म, जे.के. टिकनर के अकॉर्डिंग आप लोगों से पूछा जाता है। मोस्टली शॉर्ट नोट में आता है, पर हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन पे कई बार मैंने इसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखा है, और इस साल भी हो सकता है, उम्मीद है कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए। तो किस तरीके से आप लोगों को नारीवादी जो उपागम है या जो विचारधारा है, जिसको अप्रोच बोल सकते हैं, उसको अटेंड करना है, और किस तरीके से जे.एन. टिकनर के विचारों को इसमें डालना है वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आप लोगों का टॉपिक है या क्वेश्चन है कह सकते हैं कि वर्तमान समय में पर्यावरणीय वैश्विक समस्याओं को उजागर कीजिए। ये 100% आप लोग का इस बार एग्जाम में आएगा, पर्यावरण से रिलेटेड कि कौन कौन सी समस्याएं हैं और इन समस्याओं के निवारण के लिए कौन कौन से संगठन बनाए, कौन कौन से सम्मेलन किए गए हैं। जैसे आप लोग के इसमें क्योटो प्रोटोकॉल आप लोग के सिलेबस में भी है, पर इसके अलावा भी बहुत सारे सम्मेलन किए गए हैं। वो मैं सब आप लोग के सामने जब इसके अकॉर्डिंग नोट्स लेके आऊंगी, वीडियो लेके आऊंगी, तो वो डिस्कस करूंगी आप लोग के साथ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% ये क्वेश्चन इस पर आएगा। तो प्लीज इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा आप लोग। और जो नेक्स्ट आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में देखा जा सकता है इस बार, यूरोपीय संघ की विवेचना कीजिए, यानी एक्सप्लेन द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन है जिसके ऊपर मैं अभी वीडियो नहीं लेके आई हूँ। कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियो लेके आऊँ और आप लोगों की अच्छे से हेल्प हो पाए, अच्छे से आप लोग अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर पाए, प्रिपेयर कर पाए। पर मेरे वीडियो आने से पहले भी आप लोगों के पास जो बुक्स हैं, प्लीज उससे अपने कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर कीजिए, और मैं बहुत जल्दी ही इन सारे टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। अब हम लोग कुछ शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन पेपर की तरह से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाया है। जितने भी आप लोगों का सिलेबस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाया है। अगर आप लोग इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोग हमेशा बहुत अच्छे मार्क्स गेट करेंगे। तो शॉर्ट नोट में देख लेते हैं। पहला, मुनरो सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, मुनरो डॉक्ट्रिन। दूसरा, ट्रूमैन सिद्धांत, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन क्या था इनका कि पूरे यूरोप को घेर लिया जाए, पूरी दुनिया को, पूरे यूरोप की कंट्रीज को हम लोग आर्थिक मुनाफा देते हैं, पैसों से मदद करते हैं। डॉलर नीति चलाई थी इन्होंने ताकि वो लोग यूएसएसआर के गुट में शामिल ना हो सके। तो एक प्रलोभन, लालच देने की नीति चलाई थी। इसको भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन
करूंगी आने वाले समय में। तीसरा, चर्चिल भाषण जो उन्होंने फुलटन में दिया था। उन्होंने एक थ्योरी दी थी, लोह का आवरण जिसको बोला जाता है, आयरन कर्टन जिसको बोला जाता है। याद रखिएगा आप लोग, कई बार चर्चिल का भाषण या चर्चिल फुलटन स्पीच के नाम से आता है और कई बार ये आयरन कर्टेन के नाम से पूछ लिया जाता है। लोह का आवरण यानी पर्दा, कर्टेन, उसके नाम से भी पूछ लिया जाता है शॉर्ट नोट में। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये चर्चिल के बारे में आया है, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। लोह का आवरण क्या है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। ये भी जब शीत युद्ध, कोल्ड वॉर का जो सीरा चल रहा था, समय चल रहा था, उस समय चर्चिल ने दिया था ये जो थ्योरी दी थी। उनका कहना था कि यूएसएसआर जो साम्यवाद को का प्रसार कर रही है विचारधारा का, कम्युनिज्म का, वो बहुत तेजी से फैल रहा है पूरी दुनिया में। और अभी तक जब ये जहां तक फैल चुका है यूरोप में, वहां पे एक लोहे की दीवार या पर्दा लगा देना चाहिए, इतनी मजबूती से उसको रोकना चाहिए। तो ये चर्चिल का फुलटन भाषण था, स्पीच था, जो बहुत बड़ा रीजन था शीत युद्ध को और भड़काने में, जिससे यूएसएसआर बहुत नाराज हो गया था चर्चिल के इस थ्योरी की वजह से। आगे आप लोगों का शॉर्ट नोट के लिए निक्सन जो सिद्धांत है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निक्सन राष्ट्रपति थे अमेरिका के और इनके समय पे देतांत की सिचुएशन देखी गई है कोल्ड वॉर में, यानी कोल्ड वॉर को कम होते हुए देखा गया था। तो देतांत के ऊपर, निक्सन के ऊपर आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आपको सेम पैटर्न पे ही अटेंड करना है आंसर। और निक्सन जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने एक काम और किया था कि वो चाइना के करीब आने की उन्होंने कोशिश की थी। चाइना के साथ जो उनकी फॉरेन पॉलिसी थी या जो रिलेशंस थे उनको बेटर बनाने की कोशिश की थी उनको, और उनको लिंकेज स्ट्रेटेजी कहा जाता है। और उसके बाद उन्होंने एक न्यूक्लियर एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन भी बनाया था, ताकि इसका ये मतलब था कि उनके साथ, उनके गुट में वो अच्छा तो कर रहे थे, शीत युद्ध को कम करने की कोशिश कर रहे थे, पर उनको डर था कि कभी भी यूएसएसआर के साथ या उनके गुट के साथ उनकी लड़ाई हो सकती है, या जो भी उस समय पे एटमॉस्फेयर बना हुआ था कोल्ड वॉर के समय पे, संदेह का एक वातावरण जो बना हुआ था। तो उन्होंने न्यूक्लियर एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की एक नीति चलाई थी, कह सकते हैं थ्योरी चलाई थी। इसका ये मतलब है कि जो भी इनके गुट में, नाटो में, सेटो में शामिल रहेगा, उनको एक वो न्यूक्लियर छतरी प्रोवाइड करेंगे, यानी सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे, और इकोनॉमिकली उनकी हेल्प करेंगे, ताकि इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी इनके गुट में शामिल होने के वाले देश के ऊपर आक्रमण करेगा तो ये न्यूक्लियर बम से या इकोनॉमिकली उनकी हेल्प करेंगे। ठीक है, आगे शॉर्ट नोट में बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, पूर्व की ओर देखो की जो नीति अपनाई थी नरसिम्हा राव ने, लुक ईस्ट जिसको बोला जाता है, उसको क्लियर करने के लिए कि पूर्व की ओर देखो का मतलब है कि एशिया में पूर्व की तरफ जितने भी देश हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन बनाने के लिए। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने इसी पॉलिसी का नाम करके रखा एक्ट ईस्ट, मतलब ईस्ट की तरफ एक्ट करने की बात। उन्होंने तो सिर्फ देखने के लिए बोला था कि उनकी तरफ भी देखना चाहिए, उनकी कल्चर की तरफ भी देखना चाहिए, उनके साथ दोस्ती बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए, पर इन्होंने एक्ट करने की बात की कि अब एक्ट करने की का मौका आ गया, अब हमें सच में हाथ देखना नहीं है, हाथ बढ़ाना भी है, और ऐसी पॉलिसीज बनानी है कि अपने आस पड़ोस के जो हमारे पड़ोसी देश हैं या उनके साथ अच्छा रिलेशन बन सके हमारा। उसके बाद लास्ट जो आप लोग का इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट के लिए क्वेश्चन कहा जा सकता है, गुजराल थियरी, गुजराल डॉक्ट्रिन, गुजराल सिद्धांत जिसको बोला जाता है। गुजराल 1996 में यानी 1996 में ये थियरी दी थी। उस समय पे गुजराल हमारे विदेश मंत्री थे, गुजराल इंद्र कुमार गुजराल हमारे प्रधानमंत्री भी रहे हैं आगे चल के, पर उस समय पे जब इन्होंने थियरी दी है गुजराल डॉक्ट्रिन, उस समय पे विदेश मंत्री थे और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो एचडी देवगौड़ा थे। उस देवगौड़ा के समय में ये विदेश मंत्री रहे हैं, उन्होंने इस समय पे अपना ये थियरी दिया था, और इस थियरी में इन्होंने भी यही बात की थी कि किस तरीके से हम अपने हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, इनके साथ अच्छा रिलेशन बनाया जाए, इनके साथ जितने भी डिस्प्यूट है, जितने विवाद हैं उनके ऊपर विचार किया जाए, बातें की जाए, बैठक किया जाए, ताकि शांति का माहौल बनाया जा सके और इनके साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। तो ये वीडियो कंप्लीट होती है। आज मैंने आप लोग के साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, शेयर किए हैं। तो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग और इन्हीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग अगर प्रिपरेशन करेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का सिलेबस का बनता है मैंने सब आपके साथ डिस्कस किया, लॉन्ग क्वेश्चन भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी। तो उम्मीद है इनके ऊपर फोकस कीजिएगा, अच्छे से इन्हीं के ऊपर प्रिपरेशन कीजिएगा
और मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए सारे जितने भी मैंने अभी आप लोगों के सिलेबस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, इन्हीं के ऊपर कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को फटाफट से वीडियो प्रोवाइड कराऊं, ताकि आप लोगों की एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो पाए। अगर कोई भी डाउट हो क्वेश्चन को लेके, कोई भी क्वेश्चन करना हो, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में मेरे। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है, आप लोगों को लगा कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं, सटीक हैं, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक बात और, जितने आपके फ्रेंड्स हैं जो आपके सेम ईयर में हैं आप लोग के साथ, उनके साथ मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो। और प्लीज़ अच्छे से रहिए, घर में रहिए, और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा टाइट रखिए, ताकि क्योंकि आप लोगों का एकदम से एग्जाम आएगा और डेट शीट में शायद आप लोगों को इतना टाइम गैप भी ना मिले इस बार। तो अपनी प्रिपरेशन पहले से ही फुल ऑन करके रखिए अच्छे से। थैंक यू।